गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप सबके? मैम, हमारे हाल चाल बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं, सब बहुत बढ़िया है। और बताइए, और लाइफ में क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? मैम कुछ नहीं, सब जगह कोरोना कोरोना चल रहा है। कोई नहीं, कोरोना भी एक दिन चला जाएगा। आप सब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अभी आईसीएआई भी खुद श्योर नहीं है कब एग्ज़ाम होंगे कब नहीं होंगे, कुछ नहीं कह सकते अभी। बस पढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए, खुद को मोटिवेट करके पढ़ते रहिए। चलिए, सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी, और हम अब आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। आज हम एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 14। मैम, ये सब स्टार्ट करने से पहले जो आज की डेट है प्लीज़ उसको लिख दो। तो मैं आज लिख देती हूँ कि जो आज की डेट है वो है 10 जून 2020। बच्चे बोले और मैं न सुनूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके मन की आवाज़ निकली, मैंने यहाँ पर डेट लिख दी। तो आप सबको पता लग गया आज की क्लास है एकदम फ्रेश क्लास है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स हम खाते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, ऐसे ही फ्रेश क्लास है। अच्छे से पढ़ेंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो क्लास है मेरे स्टूडेंट्स तो करते ही हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी कर लेते हैं। तो अब आई डोंट नो वो क्रिटिसिज्म के वे में इस क्लास को देखते हैं जस्ट, या फिर एक्चुअल में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो एग्जाम्पल्स आप करा रहे हो, ये एग्जाम्पल्स आपके नहीं है क्या? तो सुनो, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं कराती हूँ ये आईसीएआई के स्टडी मैट में होते हैं, और ये एग्जाम्पल्स होते हैं सीएमए के स्टडी मैट में, और कहीं के एग्जाम्पल्स ही नहीं होते। ना ही मैं अपने पास से इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ आईसीएआई और आईसीएमएआई ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं ये अपने स्टडी मटेरियल को बेस बना के ही पूछते हैं। तो क्यों मैं अपना फालतू का ज्ञान झाड़ूंगी यहाँ पर? जब मुझे लगता है चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, इंस्टीट्यूट से समझ नहीं आएंगी, इंस्टीट्यूट के मटीरियल से समझ नहीं आएगी, वहाँ पर मैं अपने एग्जाम्पल पुट करती हूँ। अब कुछ बच्चे के मैम ये वाले एग्जाम्पल जो आप लेते हो ये अदर टीचर की बुक्स में भी होते हैं, तो वो उनसे जाके पूछो क्या उन्होंने भी स्टडी मैट से लिए हैं क्या? मैंने स्टडी मैट से लिए हैं, मैं अपना बता रही हूँ। उन टीचर्स ने कहाँ से लिए हैं प्लीज़ आप उनसे जाके पूछिए। और अब इससे ज़्यादा मैं उन बच्चों के लिए टाइम नहीं दूंगी। अब मैं अपनी आज की कथा स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तो आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 14। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूटी पाई सा ये सेक्शन है। मैम आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, आप सबसे बातें कर पा रही हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पर। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। चलिए, सेक्शन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका पहले बेस क्लियर करूँगी, आपके दिमाग में डालूंगी कि ये जो सेक्शन 14 है इसमें कैसी कैसी बातें लिखी हैं, कैसी कैसी बातें सेक्शन 14 बोलता है, किस सिचुएशन में ये सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है, क्या क्या हम इस सेक्शन 14 में सीखेंगे, ये कब काम आता है। तो देखो, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, ये चैप्टर क्या था हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर था। हमने सबसे पहले किया था सेक्शन नंबर 12, जहां पर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाया था आपको इन केस ऑफ गुड्स। उसके बाद मैंने आपको कराया था सेक्शन नंबर 13, जहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाया था इन केस ऑफ सर्विस। मैम, जब गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, तो बचा क्या? अब क्या बचा? अब किस सिचुएशन में हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखेंगे? तो वही तो मेरे को आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सी वाली सिचुएशन अब कवर होगी? अब देखो, अभी नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। देखो, होता क्या है, मान लो आप गए मार्केट में एसी खरीदने, ठीक है, आप एसी खरीदने गए या फिर आप कोई सी भी सर्विसेज अवेल करने गए,
ठीक है, आपको या तो गुड्स लेने थे या फिर आपको सर्विसेज अवेल करनी थी, तो आप मार्केट में चले गए। अप्रैल का महीना था, अप्रैल का मंथ था, आपने सप्लाई अवेल कर ली, आपने सप्लाई अप्रैल में अवेल कर ली, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे वो सर्विस की सप्लाई हो। उसके बाद अप्रैल के महीने में जो जीएसटी का रेट लगना था वो लगना था, सपोज करो 18%, जीएसटी का रेट लगना था 18%। आपने सप्लाई तो ले ली, लेकिन जो आपको इनवॉइस मिलना था, जो आपको इनवॉइस मिलना था वो आपको अप्रैल के मंथ में नहीं मिला। आपके सप्लायर ने आपको ये इनवॉइस अप्रैल के मंथ में नहीं दिया। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सप्लायर ने सप्लाई तो अप्रैल में दे दी, बट इनवॉइस अप्रैल में नहीं दिया, ना ही पेमेंट उसको अप्रैल के मंथ में मिली, ना तो उसको पेमेंट अप्रैल के मंथ में मिली और ना ही उसने अप्रैल के मंथ में इनवॉइस बनाया, लेकिन सप्लाई कंप्लीट हो गई थी अप्रैल के मंथ में। ये जैसे ही अप्रैल का मंथ चल रहा था, अप्रैल का मंथ जैसे ही चलते चलते खत्म होने वाला था, मान लो 20th अप्रैल, जैसे ही 20th अप्रैल आया, जीएसटी का रेट 18% से घट के हो गया 5%। जीएसटी का रेट क्या हो गया, घट के 5% हो गया। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस घटना का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, इस वाली पूरी सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, प्लस कौन से वाला जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। दो चीज़ें हमें सीखनी है। सिचुएशन समझ आई कि जीएसटी का रेट सप्लाई के टाइम पर कुछ और था, लेकिन जीएसटी का रेट इनवॉइस के टाइम पर और पेमेंट के टाइम पर कुछ और है। जीएसटी में रेट चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे, प्लस टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के साथ साथ ये भी हमें सीखना है कि कौन से वाला जीएसटी का रेट अब लगाया जाएगा। 18% का जीएसटी का रेट लगाया जाएगा या फिर 5% का जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। तो दो चीज़ें अब हमको सीखनी है। तो बात समझ आई कि हम कौन सी वाली सिचुएशन को सीख रहे हैं, हम किस वाली सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख रहे हैं। अब ना तो मैं स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रही हूँ, ना ही स्पेसिफिकली सर्विस की बात कर रही हूँ, मैं तो उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है। सप्लाई देते टाइम रेट कुछ और था, इनवॉइस के टाइम पे रेट कुछ और है। मैं इस तरह की सिचुएशन की बातें कर रही हूँ। अब इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं। कैसी कैसी सिचुएशन बन सकती है, पहले सिचुएशन बना के दिखाऊंगी। देखो, ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14, ये गुड्स पे भी एप्लीकेबल होगा और सर्विस पर भी एप्लीकेबल होगा। जस्ट इसमें एक ही चीज़ कॉमन होगी, एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? रेट चेंज, कि रेट चेंज हो रहा है। पहले रेट कुछ और था, बाद में रेट कुछ और है। सिर्फ यही इसमें कॉमन है कि ये रेट चेंज वाली एक्टिविटी है। तो देखो सिचुएशन क्या बन सकती है। मान लो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख रही हूँ कि इस दिन रेट चेंज हुआ, इस दिन रेट चेंज हुआ। ये रेट चेंज होने से पहले की घटना है, ये रेट चेंज होने के बाद की घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं वो सब बताऊंगी। अभी पहले मेरी बात सुनो और माइंड मेकअप करो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये जो दिन है, यहाँ पर रेट चेंज हुआ। रेट चेंज होने से पहले आप सप्लाई दे चुके हो, रेट चेंज होने के बाद आप इनवॉइस बना रहे हो, रेट चेंज होने के बाद आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। एक केस तो ये बन जाएगा, मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ। आपने सप्लाई तो दे दी पहले,
मान लो आपको कोई सर्विसेज देनी थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आपको सर्विसेज देनी थी, बीइंग अ सप्लायर आपने सप्लाई दे दी, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं लिया, अभी आपने जीएसटी के लिए इनवॉइस भी नहीं बनाया, आप ये काम करने ही वाले थे कि उससे पहले रेट चेंज हो गया। यहाँ पर रेट चेंज हो गया, रेट चेंज होने के बाद आप क्या बना रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो और पेमेंट भी रिसीव कर रहे हो। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? चलो ये तो पहली सिचुएशन थी, मैं इसमें निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालेंगे। अब दूसरी सिचुएशन, हो सकता है कि सप्लाई तो रेट चेंज होने से पहले दे दी हो, इनवॉइस भी रेट चेंज होने से पहले बना दिया हो, इनवॉइस भी पहले बना दिया हो सकता है ना। ये अप्रैल का मंथ है, मैंने अप्रैल के मंथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दी और अप्रैल के मंथ में ही मैंने इनवॉइस बना दिया। जैसे ही अप्रैल का मंथ खत्म होने वाला था, रेट चेंज हो गया, मेरे रेसिपिएंट ने अब तक मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया था, कोई भी पेमेंट नहीं दिया था, लेकिन रेट चेंज हो गया। अब रेसिपिएंट पेमेंट लेके आया है, तो अब कितने % से जीएसटी लगा के मैं उससे पेमेंट लूँ, किस दिन मैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालूँ, ये दो बातें मुझे जाननी है। तो सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस पहले हो गया, लेकिन पेमेंट आई है बाद में, पेमेंट आई है बाद में। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, प्लस जीएसटी का कौन सा वाला रेट लगेगा, ये दो चीज़ें हमें सीखनी है। यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि जीएसटी का कौन सा वाला रेट लगेगा। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, मान लो अब इस वाले केस में कि सप्लाई तो हो गई पहले, सप्लाई तो हो गई पहले, पेमेंट भी मिल गई पहले, पेमेंट भी मिल गई पहले, हमारा रेसिपिएंट बहुत अच्छा था, हमने उसको सर्विसेज दी, उसने हमको पेमेंट दे दी। कमी तो हम में थी कि हमने इनवॉइस नहीं बनाया, भूल गए थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, सोचा था बना लेंगे, इतने में रेट चेंज हो गया, अब हम इनवॉइस बना रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और जीएसटी किस रेट से लगाया जाएगा। 3 सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, 3 सिचुएशन आपके सामने रखी, तीनों ही ऐसी सिचुएशन थी जहां पर सप्लाई पहले हो रही है, सप्लाई तीनों में पहले हो रही है। किसी में इनवॉइस पहले आ रहा है, किसी में पेमेंट पहले आ रहा है, तो किसी में इनवॉइस बाद में जा रहा है, तो किसी में पेमेंट बाद में जा रहा है, तो किसी में इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही चीज़ें बाद में जा रही है। मान लो पहले जीएसटी का रेट था 18% और बाद में जीएसटी का रेट अब हो गया है 5%। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने पूरा बना के रख दिया है, सारी सर्कमस्टांसेस बना के रख दी हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, बट पहले हम जानेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी, ताकि जब चैप्टर पढ़ें, लीगल कंटेंट पढ़ें, तो आप सब घबरा मत जाना, आप सबको पहले से ही पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ये सब अब हमने सीख लिया है, बस अब हमको उसमें फिट करना है। किसमें फिट करना है? लीगल कंटेंट में। अब क्या हुआ, मान लो इनवॉइस पहले बन गया, इनवॉइस भी पहले बना दिया, पेमेंट भी पहले ले ली, लेकिन सप्लाई रेट चेंज होने के बाद में दी। इनवॉइस रेट चेंज होने से पहले बन गया, पेमेंट भी रेट चेंज होने से पहले आ गई, लेकिन जब सप्लाई दी, जिस दिन हमें सप्लाई देनी थी, रेट उससे पहले ही चेंज हो गया था। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, प्लस जीएसटी का क्या रेट रहेगा। ऑल्टरनेटिव केसेस बना रही हूँ, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे। अब मान लो इनवॉइस तो पहले दे दिया, बट पेमेंट बाद में मिली है, रेट चेंज होने के बाद में मिला है,
और सप्लाई भी रेट चेंज बाद होने के बाद में ही हुई है। दोनों काम रेट चेंज होने के बाद में हुए हैं। तो इस वाली सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा प्लस जीएसटी का रेट क्या होगा। नेक्स्ट, पेमेंट मिल गई रेट चेंज होने से पहले, लेकिन कहते हैं ना कमी सब में होती है, तो कमी हम में ही थी। हमने इनवॉइस नहीं बनाया, हमने सप्लाई नहीं दी। हम जिस दिन इनवॉइस बना रहे थे, जिस दिन सप्लाई दे रहे थे, उस दिन में ऑलरेडी हमने देखा कि अरे रेट पहले से ही चेंज हो चुका है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाए प्लस जीएसटी का रेट कैसे लगाया जाए। तो क्या सप्लायर के पास इतना दिमाग होता होगा सोचने के लिए? नहीं, वो आप सबसे पूछने आएंगे। जिस दिन आप सेटल्ड हो जाओगे, आप अपना ऑफिस खोलोगे, फिर आपसे पूछने आएंगे। आपसे पूछेंगे सीएमए, और सीए वालों से पूछेंगे कि बताओ मुझे, मैंने इनवॉइस पहले बना दिया था, मैंने इनवॉइस पहले बना दिया था, सप्लाई नहीं दी, पेमेंट भी नहीं मिली, लेकिन इससे पहले रेट चेंज हो गया, फिर बाद में मेरे को सप्लाई मिला, बाद में मेरे को पेमेंट मिला। अब कब मैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालूं और कौन से वाला रेट मैं जीएसटी का लगाऊं? तो इस केस में अब आपको आंसर देना होगा। इसीलिए आज आप मेरे से सीख लो, ताकि इन फ्यूचर जब आपको आंसर देना पड़े तो आप बहुत फास्ट उनको आंसर कर पाओ। फिफ्थ समझ आया? सिक्स्थ केस यहाँ पर लिखती हूँ। सिक्स्थ केस में क्या हो रहा है कि पेमेंट पहले आ गई है, पेमेंट पहले आ गई है, लेकिन इनवॉइस बाद में बनाया और सप्लाई भी बाद में दिया, सप्लाई भी बाद में दिया, रेट चेंज होने के बाद ये दोनों काम किया। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? इस केस में जीएसटी का रेट कैसे निकाला जाएगा, कौन सा वाला जीएसटी का रेट लगाया जाएगा? दो चीजें हमको सीखनी है। चलो वापस आ जाते हैं हम एक एक करके सारे केस सॉल्व करने के लिए। देखो, इसमें अब आप कैसे निकालोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और जीएसटी का रेट क्या होगा? तो क्लियरली स्टडी मैट में भी ये बातें लिखी हैं और मेरे नोट्स में भी लिखी है, मैं वही बोलूँगी, बस उसको थोड़ा इजी वे में बोलूँगी। आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए देखना है कि कौन सी साइड में दो इवेंट आ रही हैं, कौन सी वाली साइड में दो घटनाएं घटित हुई हैं, रेट चेंज होने से पहले या फिर रेट चेंज होने के बाद। जिस जगह पर दो घटनाएं घटित हुई होंगी, उनमें से जो घटना सबसे पहले आ रही होगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो जनरली हम जब सेक्शन 12 करते थे, सेक्शन 13 करते थे, तो आप सबको पता है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते थे वो हमेशा इनवॉइस और पेमेंट दो चीज़ों को कंपेयर करते थे, हमेशा इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर करते थे। यहाँ पर भी आपको वही करना है, बस यहाँ पर एक चीज़ ये कॉमन, एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट आ गई कि आपको ये देखना है कि रेट चेंज होने से पहले क्या हुआ और रेट चेंज होने के बाद क्या हुआ। अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों एक साथ आ गए हैं तो उन दोनों में जो पहले आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बेसिकली आपको देखना है कि किस साइड पे दो इवेंट आ रही हैं, किस साइड पर दो इवेंट आ रही हैं। चलो अब मैं देखना सिखाती हूँ। रेट चेंज होने से पहले, रेट चेंज होने से पहले कितनी इवेंट आ रही हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, कितनी इवेंट आ रही हैं रेट चेंज होने से पहले? सिर्फ एक इवेंट है, सिर्फ एक इवेंट है। रेट चेंज होने के बाद कितनी इवेंट आ रही हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। रेट चेंज होने के बाद कितनी इवेंट्स हुई हैं? मैम, रेट चेंज होने के बाद दो इवेंट हुई हैं, इनवॉइस की घटना घटित हुई है और पेमेंट की घटना घटित हुई है। तो फिर अब जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, अब जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो इन दोनों में जो पहले आएगा, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, वो ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आई और पी विच एवर इज अर्लियर। जिस साइड दो घटनाएं घटित हो रही हैं
वही वाली डेट पर जो डेट सबसे पहले आ जाएगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अभी मैं डेट लिख लिख के नहीं करा रही हूँ, अभी सिंपल वे में माइंड मेकअप करो सिर्फ। अब देखो, ये तो मैम हमको समझ आ गया कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। हमें देखना होगा कि दो घटनाएं कहाँ पर घटित हुई हैं, रेट चेंज होने से पहले या फिर रेट चेंज होने के बाद। तो यहाँ पर रेट चेंज होने के बाद दो घटनाएं घटित हुई हैं, तो इन दोनों घटना में जो डेट सबसे पहले आ जाएगी, जो घटना सबसे पहले घटित हो जाएगी, वही डेट मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट। अब ये देखो कि जीएसटी कौन से वाले डेट का लगेगा, तो जिस मंथ में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल रहा है उसी वाले मंथ का जीएसटी का रेट आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर जो आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला वो रेट चेंज होने से पहले का है या फिर रेट चेंज होने के बाद का है। दो घटनाएं रेट चेंज होने के बाद आ रही थी, हाँ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। जो दो इवेंट अकर हुई है वो रेट चेंज होने से पहले अकर हुई है या फिर रेट चेंज होने के बाद अकर हुई है। मैम रेट चेंज होने के बाद अकर हुई है, तो जो जीएसटी का रेट होगा वो भी तो बाद वाला होगा। बाद वाला होगा मतलब कि न्यू वाला होगा। तो यहाँ पर जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, न्यू वाला, और न्यू रेट कितना है 5%। इतनी बात समझ आई या नहीं, यस और नो, जल्दी से मैसेज करो कमेंट बॉक्स में। मैम एक बार प्लीज समराइज कर दो हमारे लिए, प्लीज समराइज कर दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मैं समझ रही हूँ, मे बी नहीं आया हो। चलो एक बार समराइज करती हूँ, फिर से एक बार इस चीज़ को समराइज करो, क्योंकि आगे के जितनी भी सर्कमस्टांसेस मैंने बनाए हैं सबके आंसर्स आप दोगे, मैं नहीं दूंगी। मैं इस वाले केस को डिटेल में एक बार फिर से समराइज करूंगी। तो यहाँ पर देखो, अब रेट चेंज होने से पहले एक घटना घटित हुई है या दो? रेट चेंज होने से पहले मैम जस्ट एक घटना घटित हुई है। तो अब रेट चेंज होने से पहले की ना तो डेट काम की हुई ना ही रेट काम का हुआ, क्योंकि सिर्फ एक घटना घटित हुई है, तो ये तो काम का ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर चेंजिंग रेट, रेट चेंज होने के बाद में दो घटना घटित हुई है, इनवॉइस की घटना घटित हुई है और पेमेंट की घटना घटित हुई है। तो इन दोनों में जो भी घटना पहले घटित होगी, जो भी घटना पहले घटित होगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और जीएसटी का कौन सा वाला रेट लगेगा, बिफोर वाला या आफ्टर वाला, आई मीन ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला? तो जीएसटी का जो रेट लगेगा वो लगेगा न्यू वाला। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई भी आपने कब का निकाला है, रेट चेंज होने के बाद का। तो अब जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, जो बाद में रेट आया है, मतलब कि न्यू रेट आया है। तो एक चीज याद रखो, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, आपको उसी दिन का जीएसटी का रेट भी लगाना पड़ता है। तो जब टाइम ऑफ सप्लाई निकल रहा है हमारा आफ्टर में, तो जीएसटी का रेट भी लगेगा आफ्टर वाला, मतलब कि न्यू रेट। चलो अब करते हैं केस नंबर 2, सर्कमस्टांसेस 2। यहाँ पर देखो, ये जो पहले आप बताओ, अब नहीं, मैंने अभी कहा था ना मैं नहीं करूंगी, अब आप करोगे। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि रेट चेंज होने से पहले कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, एक या दो? एक घटना घटित हुई है या फिर दो घटनाएं घटित हुई हैं? वेरी गुड, सभी बोल रहे हैं कि मैम दो घटनाएं घटित हुई हैं, सप्लाई की और इनवॉइस की। और रेट चेंज होने के बाद कितनी घटना घटित हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसका मतलब बाद का तो अब कुछ काम का ही नहीं रहा, वहां तो सिर्फ एक इवेंट घटित हुई है, लेकिन दो इवेंट पहले ही घटित हो चुकी हैं। तो अब जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की डेट।
अब आपको कंपैरिजन नहीं करना सप्लाई की डेट और इनवॉइस की डेट में, क्योंकि आप सभी जानते हो डे 1 से हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई के दो पैरामीटर होते हैं, इनवॉइस और पेमेंट। सिर्फ इनवॉइस है तो इनवॉइस ही आपका आंसर होगा, इन पेमेंट है सिर्फ तो पेमेंट ही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों हैं तो दोनों में जो पहले आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो दो घटनाएं तो घटित हुई, लेकिन अब आपका आंसर क्या होगा, इनवॉइस की डेट ही आपका आंसर होगा। और जीएसटी का कौन सा वाला रेट लगेगा, जल्दी से मैसेज करो, ओल्ड रेट या फिर न्यू रेट। जब टाइम ऑफ सप्लाई ओल्ड पीरियड में जाके निकाला है तो जीएसटी का रेट भी कौन सा लगेगा, ओल्ड रेट। केस नंबर 3 सभी मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि पहले कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, एक या दो। रेट चेंज होने से पहले मैम दो घटनाएं घटित हुई हैं, यानी कि बाद वाली घटना तो फिर बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है। अब इन दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जल्दी से मैसेज करके बताओ। सप्लाई तो कोई पैरामीटर होता ही नहीं है, लेकिन घटना को चेक करने के लिए कि दो घटनाएं किस साइड आ रही हैं, वहां सप्लाई काम का होता है, कंपैरिजन के लिए बेकार। तो पहले दो घटनाएं आ रही हैं जिसमें से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जल्दी से मैसेज करो। मैम टाइम ऑफ सप्लाई होगा पेमेंट की डेट। अब बताओ जीएसटी का रेट कौन सा होगा, पहले वाला या बाद वाला, ओल्ड या फिर न्यू। मैम ओल्ड वाला होगा मैम, क्योंकि हमने जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला है वो भी तो पुराने वाले पीरियड का निकाला है। चलिए अब नेक्स्ट वाले केस में सप्लाई हो रही है बाद में, इनवॉइस और पेमेंट हो रहा है पहले कितनी घटनाएं घटित हो गई, दो, तो बाद वाली घटना तो बेकार हो गई। अब पहले जब दो घटनाएं घटित हो गई तो इन दोनों में अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। आई और पी में जो भी पहले आएगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड या न्यू। मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, जीएसटी का रेट लगेगा मैम ओल्ड वाला। नेक्स्ट केस, एक घटना पहले घटित हो गई रेट चेंज होने से, दो घटनाएं रेट चेंज होने के बाद में घटित हुई हैं। जब दो घटनाएं रेट चेंज होने के बाद में घटित हुई हैं तो इनमें से काम की घटना कौन सी है, पेमेंट की डेट। तो पेमेंट की डेट ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और जीएसटी बताइए जल्दी से, ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। मैम जीएसटी लगेगा, जल्दी से मैसेज करो, जीएसटी लगेगा न्यू वाला। अब देखो पेमेंट पहले हुई है, इनवॉइस और सप्लाई बाद में हुआ है, यानी कि घटना तो बेकार हो गई, एक ही घटना घटित हुई, लेकिन दो घटनाएं घटित हुई हैं रेट चेंज होने के बाद। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर काम का होता है, इनवॉइस का। तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट को होगा, इनवॉइस की डेट को निकल के आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और जीएसटी कौन सा वाला लगेगा, जीएसटी का रेट ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। तो मैम जीएसटी का रेट भी लगेगा न्यू वाला। और इसी के साथ साथ सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। तो आप सब बताइए, मेरे को मैसेज करिए जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई। जी मैम हमको इतनी बात समझ आती है। सिंपल सी बात है, आपको देखना है रेट चेंज होने से पहले कितनी घटना घटित हुई और रेट चेंज होने के बाद में कितनी घटनाएं घटित हुई। जिस वाले टाइम में, मान लो ये है जहाँ पर रेट चेंज हुआ, ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया। इन दोनों में से जिस वाले टाइम में दो इवेंट एक साथ आ जाएंगी, उसी वाले पीरियड में निकलेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई और उसी वाले पीरियड का आपको लगाना पड़ेगा जीएसटी का रेट। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन लोकल लैंग्वेज में आपके दिमाग में डाला। अब आप ये समझ लो, ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आ गया। अब मैं लीगल कंटेंट पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात और पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम लीगल कंटेंट पर चले जाएंगे।
ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स की बात करो चाहे सर्विसेज की बात करो, दोनों के लिए कॉमन सेक्शन आया है। सेक्शन नंबर 14 दोनों के लिए कॉमन सेक्शन आया है। एक सेकेंड का वो सिस्टम हैंग हुआ था, मैंने ये चीज़ फिर से नोट डाउन कर दी है आपके लिए। गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए कॉमन सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 14। ठीक है, तो अब सेक्शन नंबर 14 में आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख लिया। सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग आपने जीएसटी का रेट लगाना भी सीख लिया। दोनों चीज़ें आपने सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग सीख ली। अब देखो, मैंने आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ाई थी पहले, गुड्स के केस में पढ़ाई थी 66/2017। जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्या ये नोटिफिकेशन सर्विस के केस में भी पढ़ाई थी? यस और नो? जल्दी रिप्लाई कर दो मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। आप सबका नेम मुझे डेली दिखता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्लास की याद आ जाती है, बिल्कुल जैसे मैं क्लास में आपसे 1 to 1 बात किया करती थी। प्लीज़ रिप्लाई करो। ठीक है मैम, सर्विस के केस में ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं होती थी, लेकिन गुड्स के केस में होती थी। तो जब गुड्स के केस में हम ये वाली नोटिफिकेशन यूज़ करते थे तो हमेशा आंसर क्या निकल के आता था? इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो गुड्स के केस में हमेशा आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो क्या आएगा? इनवॉइस की डेट। हमेशा इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अब चाहे इनवॉइस की डेट एक सिंगल इवेंट आ रही हो या फिर किसी अदर इवेंट के साथ में आ रही हो, चाहे वो रेट चेंज होने से पहले आ रही हो चाहे वो रेट चेंज होने के बाद में आ रहा हो, जब भी आपने इनवॉइस इशू किया वही दिन मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का दिन। और फिर इनवॉइस इशू करने वाले दिन जो भी जीएसटी का रेट चल रहा था वो जीएसटी का रेट ही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये इनवॉइस पहले इशू किया गया है, मतलब कि जीएसटी के रेट चेंज होने से पहले इशू किया गया है इनवॉइस, तो पहले वाला ओल्ड रेट लगेगा जीएसटी का। अगर इनवॉइस बाद में इशू किया गया है तो फिर बाद वाला रेट लगेगा जीएसटी का, मतलब कि न्यू वाला रेट लगेगा जीएसटी का। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, एक एग्जांपल। अभी बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, एक एक करके सॉल्व करूंगी, एक एक करके सबका आंसर आपको मिलता चले जाएगा, बस अभी सुनते जाओ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी गुड्स प्लस नोटिफिकेशन 66/2017 का यूज करके आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। मान लो यहाँ पर रेट चेंज हुआ, रेट चेंज होने से पहले जो घटना घटित हुई थी उस घटना में आपने दिया था सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस, लेकिन रेट चेंज होने के बाद आपने दे दी मान लो सप्लाई और आपने पेमेंट भी ले लिया। अब आप मुझे सभी मैसेज करके बताओ, मैं जानना चाहती हूँ जो मैंने एक लाइन बोली वो कितनी समझ आई। आपको क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? और जीएसटी का रेट पहले था 5%, अब मान लो 18%, और कौन से वाला जीएसटी का रेट लगेगा? सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई मैसेज करो, नोटिफिकेशन का यूज कर लेना। इनवॉइस की डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी या फिर पेमेंट की डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी? मैम, इनवॉइस की डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई और जीएसटी कौन से वाला लगेगा? जीएसटी लगेगा पहले वाला, क्योंकि आपने जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला है वो भी तो पहले वाले पीरियड में से ही निकाला है, तो जीएसटी का रेट लगेगा 5%। तो देखो, गुड्स के केस में हमेशा आपको इनवॉइस की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट बनानी है। वहाँ पर आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना, आपको चेक भी नहीं करना कि दो इवेंट एक साथ हुई है कि नहीं हुई है। अब मान लो पहले इवेंट हो जाती इनवॉइस की भी
और इवेंट हो जाती पेमेंट की। दो इवेंट एक साथ हो गई, बाद में क्या हुआ, सप्लाई हुई। ये घटना पहले घटित हुई, ये वाली घटना बाद में घटित हुई। तो क्या अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करने की जरूरत है क्योंकि दो घटनाएं पहले घटित हुई? नहीं, अब आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस की डेट ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, और जीएसटी का जो रेट लगेगा वो कौन से वाला लगेगा, ओल्ड वाला। तो प्लीज अब मैसेज करके बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं, कि गुड्स के केस में हमेशा इनवॉइस की डेट ही आंसर आएगा, चाहे वो पहले घटना घटित हो जाए चाहे बाद में घटित हो जाए। बस इतनी बात याद रखनी है, जिस दिन आपने इनवॉइस की डेट निकाली, जिस दिन आपने इनवॉइस को यूज करके टाइम ऑफ सप्लाई निकाला, उसी दिन जो भी जीएसटी का रेट होगा वही रेट आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जो अब मैंने जो ऊपर पूरा प्रोसीजर सिखाया था वो किस केस में एप्लीकेबल हो गया, वो हो गया सर्विस के केस में एप्लीकेबल। पूरा प्रोसीजर सर्विस के केस में चलेगा। तो मैम आपने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? पहला डाउट, पहली बात इसलिए मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई क्योंकि जब मैं आपको लीगल कंटेंट पढ़ाऊंगी, जैसा ICMAI के मटेरियल में है, उन्होंने भी इसी लैंग्वेज में लिखा है, उन्होंने भी पहले पूरा प्रोविजन आपको समझा दिया, उसके बाद अलग से एक नोटिफिकेशन लिख के दिखा दी। तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने भी आपको उसी लैंग्वेज में आपके माइंड में फिट किया और बाद में नोटिफिकेशन का इफेक्ट डाल के बता दिया कि अब क्या होगा। सर्विस के केस में आपको देखना है कि किस साइड पे दो घटनाएं आ रही हैं, जहां पर दो घटनाएं आ रही होंगी उसी वाली साइड में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा, उसी वाली साइड से आपको जीएसटी का रेट निकालना होगा। लेकिन गुड्स के केस में क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 लग जाती है, तो जहां पर इनवॉइस की डेट आ रही होगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, और जिस पीरियड में इनवॉइस इशू किया गया होगा उसी पीरियड वाला जीएसटी का रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। अब आप सभी आ जाओ सेक्शन नंबर 14 पर। ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल से आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। सीएमए वाले स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, प्लीज़ ये सब नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा लीगल कंटेंट इसमें बना रखा है। टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स डाल दिए गए हैं। जिस पर टेलीग्राम चैनल का लिंक ना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम चैनल का लिंक लेके वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे बात गुड्स की हो चाहे बात सर्विस की हो, सेक्शन नंबर 14 ही लगेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली अलग अलग सेक्शन नहीं है, चाहे आप गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालो चाहे आप सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, दोनों ही केस में आप लगाओगे सेक्शन नंबर 14। बट हाँ, सभी मेरे को आंसर करो कमेंट बॉक्स में, गुड्स के केस में एक्स्ट्रा में क्या लगेगा? नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 गुड्स के केस में लगेगी, बट सर्विस के केस में ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 में जो मर्जी लिखा हो, सेक्शन नंबर 13 में जो मर्जी लिखा हो, उन वाली बातों का यूज यहाँ पर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 12 गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालता था, सेक्शन नंबर 13 सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई निकालता था। जैसे जैसे वहां पर लिखा था वहां पर वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस अलग हैं, वहां की बातें यहाँ पर नहीं लाएंगे। द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स in respect of goods or service or both shall be determined in the following manner, namely जहां पर क्या चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे एज पर सेक्शन नंबर, जल्दी से मैसेज करो, सेक्शन नंबर 14 ए। इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस, देखो इन्होंने पूरा सेक्शन गुड्स और सर्विस को एक साथ लेके ही ड्राफ्ट किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बाद में आया था, सेक्शन पहले बन चुका था। तो बाद में जब नोटिफिकेशन डाली तो सेक्शन के अंदर जो भी बातें लिखी थी उनका इम्पैक्ट गुड्स के केस में पूरा
खत्म हो गया। और गुड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई रह गया, लेकिन सर्विस के केस में पूरा का पूरा सेक्शन एज इट इज एप्लीकेबल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी आप पूरा का पूरा सबसेक्शन गुड्स और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना। आप लिखना दोनों के केस में ही हम ऐसे ऐसे निकालते हैं, लेकिन बाद में आप नोटिफिकेशन भी लिखना और नोटिफिकेशन लिख देना। हैंस इन केस ऑफ गुड्स ओनली इनवॉइस की डेट ही रेलिवेंट होगी। इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विस या फिर दोनों की बात करो, हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये वो वाला केस बना रहे हैं जहां पर मान लो यहाँ पर तो रेट चेंज हुआ, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। ये बोल रहे हैं कि जो सप्लाई हुई है वो पहले ही हो गई, सप्लाई पहले ही हो गई है और रेट चेंज बाद में हुआ है। पहले सप्लाई हो गई, फिर रेट चेंज हुआ, फिर बाद में और घटनाएं घटित हुई होंगी। तो उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? तो आप सबको पता है कि जहां पर दो घटनाएं आ रही होंगी, सर्विस की बात कर रही हूँ, जहां पर दो घटनाएं आ रही होंगी वही वाले पोर्शन को यूज करके टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। Where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice whichever is earlier। यही बात मैंने आपको पढ़ाई है कि मान लो सप्लाई तो पहले हो गई लेकिन बाद में पेमेंट हुआ और बाद में इनवॉइस इश्यू हुआ, तो इस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? दो घटनाएं बाद में घटित हुई हैं, इनवॉइस और पेमेंट। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे और जो पहले आएगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर गुड्स की बात करूं तो जिस दिन इनवॉइस आपने इश्यू किया वही डेट आपकी होगी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। नेक्स्ट, ये सारी सर्कमस्टांसेस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बस यहाँ पर लिख दी है क्योंकि एग्जाम में तो मैं नहीं होंगी ना आपके पास, तो यहाँ से लिखा हुआ पढ़ के भी आपको चीज़ें लिंक हो जाएंगी। अब देखो, वेयर द इनवॉइसेस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बट पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सबसे ऊपर हेडिंग थी कि सप्लाई तो पहले हो ही चुकी थी। इस वाले पॉइंट में इन्होंने बोला कि इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया बट जो पेमेंट किया है वो बाद में किया है। तो इस केस में बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ सर्विस? सभी स्टूडेंट मैसेज करो, मैसेज कर लो। तो आपको देखना होगा दो इवेंट कहाँ पर हुई, दो इवेंट पहले ही अकर हो गई, जिसमें से इनवॉइस के साथ कभी सप्लाई को कंपेयर नहीं करते, तो इनवॉइस की डेट ही आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर मैं गुड्स की बात करूं, गुड्स के केस में तो लेते ही इनवॉइस की डेट है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। केस नंबर 3, सेम केस, वेयर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि ये है बिफोर, ये है आफ्टर। ये जो हेडिंग चल रही थी, सप्लाई तो ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है, पेमेंट भी पहले आ चुकी है, लेकिन जो इनवॉइस रेज किया वो बाद में इशू किया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विस। जल्दी से मैसेज करो। सर्विस के केस में जहां पर दो इवेंट घटित हुई हैं, दो इवेंट पहले घटित हुई हैं और पहले में पेमेंट की डेट ही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर गुड्स की बात करें तो जहां पर इनवॉइस इशू हुआ है, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वही डेट आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। इसको मैंने दूसरे वे में भी आपको समझाने की कोशिश की, बहुत सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी लिख के दिया है, वैसे नहीं तो ऐसे समझ आ जाए। बहुत सारे तरीके से अब मैंने आपको ये सेक्शन समझा दिया है, प्लीज़ भूलना मत। देखो ये बिल्कुल सिंपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या हुआ, सप्लाई हुई, बाद में इनवॉइस इशू हुआ, बाद में पेमेंट इशू हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब दो घटनाएं बाद में इशू हुई हैं तो इन वाली दोनों घटनाओं को आप कंपेयर कर लोगे और इनमें से जो पहले आ जाएगा वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, फिर सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस पहले हुआ, पेमेंट बाद में हुआ। तो अब बताइए, ये सर्विस का केस चल रहा है, ये सर्विस का केस चल रहा है, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं कर रही, गुड्स पे नोटिफिकेशन लगती है, सर्विस का केस चल रहा है। तो यहाँ पर बताइए दो घटनाएं पहले घटित हो गई, तो इनवॉइस की डेट क्या होगा आपका, टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस और सप्लाई को तो कभी कंपेयर नहीं करते, कंपेयर तो इनवॉइस और पेमेंट को किया जाता है। फिर से सप्लाई और पेमेंट पहले हो गया, इनवॉइस बाद में आया, तो दो घटनाएं पहले घटित हो गई, तो पेमेंट की डेट ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इतनी बात समझ आई? क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब जो पढ़ा रही थी बिल्कुल उसी पॉइंट पर अभी हूँ, लेकिन माइंड में फिट करने के लिए मैंने अलग अलग तरह से सेक्शन को ड्राफ्ट किया, क्योंकि कुछ बच्चों को चीज़ें एक बार में समझ आ जाती हैं, कुछ को 2 बार में आ जाती हैं और कुछ को 3 बार में आ जाती हैं। तो इसीलिए उस तरह से ही मैंने सेक्शन को ड्राफ्ट किया कि जिसको पहले नहीं आई हो उसको बाद में आ गई, और जो बचे कुछ रह गए हो उनको अब आ गई हो। अब देखो, ये जो केस बन रहा है बी में, यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई बाद में होगी। तो आप समझ गए, सप्लाई बाद में है, फिर एक एक इवेंट को लगा लगा के हम देखते जाएंगे। अब देखो, सप्लाई बाद में हुई, लेकिन जो पेमेंट रिसीव हुई है वो भी बाद में हुई है, एंड बट द टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। डायग्राम बना के कर लिया करो, यहाँ पर डेट चेंज हुआ, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। आफ्टर में सप्लाई हुई और आफ्टर में पेमेंट हुआ, इनवॉइस पहले इश्यू हो गया। तो दो घटनाएं आफ्टर में हुई हैं, तो जहां पर दो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें से एक को ले लो। पेमेंट है तो पेमेंट को तो कंपेयर नहीं करना सप्लाई के साथ, तो पेमेंट की डेट ही आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ सर्विस बात कर रही हूँ। Where the invoice has been issued and the payment is received before the change in rate of tax, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बिफोर, यहाँ पर रेट चेंज हुआ है, यहाँ पर रेट चेंज हुआ, और ये घटना आफ्टर हुई। सप्लाई तो आफ्टर ही हुई है, लेकिन इनवॉइस पहले इशू हो गया और पेमेंट भी पहले हो गई। तो ये दोनों पैरामीटर को कंपेयर करोगे, इन दोनों में से जो अर्लियर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। Third, where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, वो बोल रहे हैं ये बिफोर है, यहाँ पर रेट चेंज हुआ, ये आफ्टर है। हेडिंग में ऑलरेडी दे रखा था सप्लाई बाद में हुई है, यहाँ पर बता दिया कि इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ है, इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ है, पेमेंट पहले ही आ गई है। तो दो घटनाएं आफ्टर में हुई हैं, तो इनवॉइस का डेट ही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। फिर से इसको भी मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा दिया कि इनवॉइस पहले है, पेमेंट पहले है, बट सप्लाई बाद में है। तो जब दो घटनाएं पैरामीटर में आ गई तो आप कंपेयर करोगे, जो भी पहले आएगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इनवॉइस तो पहले है, लेकिन सप्लाई भी बाद में हुई है, पेमेंट भी बाद में हुई है। तो बाद में दो घटनाएं आ रही हैं, तो पेमेंट की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट होगा। अब देखो यहाँ पर पेमेंट कब है, पेमेंट पहले है, सप्लाई बाद में हुई है, इनवॉइस बाद में रेज हुआ है। तो यहाँ पर दो घटनाएं बाद में आ रही हैं, तो इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब बताओ, इस चीज़ को मैंने इतनी सारी तरह से आपको करा दिया, इतनी सारी तरह से करा दिया, पहले खुद के लोकल लैंग्वेज में समझाया, फिर लीगल कंटेंट में समझाया, फिर लीगल कंटेंट का भी एक डायग्रामेटिक आपको बना के दिखाया कि इस तरह से आप सिर्फ एक नज़र से पता कर लोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अब एक बार मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम, हमको बात पूरी पूरी समझ आ गई, पक्की पक्की बात हमको समझ आ गई है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, आप सबके पास मेरी डिटेल है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं मेल प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब देखो, ये जो बात मैंने आपको बोली कि जहाँ पर दो घटनाएं आ जाएं, उनमें से जो घटना पहले अकर हो जाएगी वही आपका होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अपने पास से नहीं बोला, कुछ भी अपने पास से नहीं बोला, सब लिखा हुआ है, ICMAI ने खुद ही लिख के दिया है।
It can be seen from a study of these provisions that the timing of the three events determine the time of supply. ये जो तीन इवेंट है, सप्लाई, इनवॉइस एंड पेमेंट, ये तीन इवेंट को यूज करके निकाला जाता है टाइम ऑफ सप्लाई. इफ एनी ऑफ टू ऑफ देम अकर बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर इनमें से कोई सी भी दो पहले घटित हो जाती हैं, रेट के चेंज होने से पहले घटित हो जाती हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी फॉल इन द पीरियड टू चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, दैट इज ओल्ड रेट विल बी एप्लीकेबल. जब दो घटनाएं पहले घटित हो गई तो टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले वाले पीरियड का निकलेगा और जीएसटी का रेट भी पहले वाले पीरियड का लगेगा. However, if any of two of them occur after the change in rate of tax, लेकिन अगर कोई दो घटनाएं रेट चेंज होने के बाद अकर होती हैं, मतलब यहाँ पर ना होके यहाँ पर अकर हो रही है, आफ्टर में अकर हो रही हैं, तो फिर जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वो बाद वाले पीरियड से निकलेगा और जीएसटी का रेट भी नया वाला लगेगा. तो टाइम ऑफ सप्लाई विल फॉल इन द पीरियड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, दैट इज न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल. तो एग्जाम पर्पस के लिए कोई मेरी बात भूल ना जाओ तो सारी बातें यहाँ पर इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं. ये नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको इंसर्ट करा के पूरा सेक्शन पढ़ाया है, इट मे बी नोटेड दैट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स by a registered person excluding composition scheme, GST is to be paid on the outward supply of goods on the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued. इन्होंने कहा कि गुड्स के केस में हम नोटिफिकेशन लगाएंगे और नोटिफिकेशन लगते ही अगर आपको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है तो उस एडवांस पेमेंट पर आपको जीएसटी नहीं भरना होता. तो उस एडवांस पेमेंट के रिस्पेक्ट में जब आप इन फ्यूचर इनवॉइस रेज करते हो तो आपको जीएसटी भरना होता है. तो इसीलिए सेक्शन नंबर 14 में भी जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया वही डेट मानी जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट. बट ये नोटिफिकेशन कंपोजिशन स्कीम पर नहीं लगेगी, लेकिन ये पहले भी समझाया था कि कंपोजिशन स्कीम वालों को भी एडवांस में टैक्स नहीं देना होता. उनके लिए अलग से सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू कर रखा है जीएसटी फ्लायर के नेम से. जीएसटी फ्लायर में अब देखो इतनी बात सबको समझ आई, इतनी बात सबको समझ आई. यहाँ पर भी आपने दो चीजें देखी, जिन दो पैरामीटर को कंपेयर आपने किया बार बार, हजार बार आपने दो ही पैरामीटर को कंपेयर किया. एक था इनवॉइस, दूसरा था पेमेंट. एक था इनवॉइस, दूसरा था पेमेंट. ठीक है, इनवॉइस का मतलब ऑलरेडी हमको पता है क्या होता है. एज पर सेक्शन 31 वाला जो इनवॉइस हो वो, या फिर एक्चुअल में जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया वो, विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस का मतलब यही होता है सेक्शन 31 वाला इनवॉइस और एक्चुअल में इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट का मतलब भी आप सबको ऑलरेडी पता है कि जिस दिन पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई वो डेट, या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाली सप्लायर ने, वो डेट. इन दोनों में से जो घटना सबसे पहले घटित होगी वही होगा आपका पेमेंट का डेट, और इन दोनों में जो पहले घटित होता है वो होता है आपका इनवॉइस का डेट. चलो, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा रखी थी, सेक्शन नंबर 13 में पढ़ा रखी थी. सेम है, बिल्कुल सेम है. इनवॉइस के केस में तो कोई चेंज नहीं है, बट पेमेंट के केस में छोटा सा चेंज है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल माइनर सा चेंज है. तो प्लीज़ घबराना मत, बहुत छोटा सा चेंज है. उस चेंज को अब यहाँ पर समझाऊंगी. वैसे तो आपको पता है कि पेमेंट का मतलब क्या होता है.
एक डायग्राम पर आओ, मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है, बहुत बढ़िया है। ये रहा पूरा फ्लो चार्ट। इससे हम समझेंगे पेमेंट का मतलब। डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट within 4 working days after the date of such change। जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके बाद अगर 4 दिन के अंदर अंदर आपने पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया है, तो अगर 4 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन एंट्री हुई वो डेट, या फिर जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो डेट लेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे। जो घटना पहले घटित हुई होगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वो होगा आपका टाइम ऑफ पेमेंट। तो ये बात तो वही है मैम जो भी आपने समझाई और जो हमने सेक्शन नंबर 12 और 13 में पढ़ी थी। हाँ मेरा बच्चा, ये वही बात है। आपको देखनी है बुक ऑफ अकाउंट में कब एंट्री हुआ और पैसा बैंक में कब क्रेडिट हुआ। बैंक एंट्री का मतलब होता है पैसा कब बैंक में क्रेडिट हुआ। इन दोनों में जो घटना सबसे पहले घटित होगी वही होगी आपकी डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन ये वाला पेमेंट का ये वाला केस आप तब लगाओगे जब आपने पेमेंट विद इन 4 डेज में बैंक अकाउंट में क्या कर दी हो, क्रेडिट कर दी हो, जिस दिन रेट चेंज हुआ। मान लो आज है 1 अप्रैल, आज है 1 अप्रैल को जीएसटी का रेट चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर, दैट मीन्स 5 अप्रैल तक अगर आपने पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया है तो फिर हम कंपेयर करेंगे बुक ऑफ अकाउंट को और पेमेंट में पैसा किस दिन क्रेडिट हुआ। इन दोनों बातों को हम कंपेयर करेंगे और जो पहले आएगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लो आपने पैसा बैंक में क्रेडिट 5th को ना करके 8 अप्रैल को किया, 8 अप्रैल को किया, दैट मीन्स आपने 4 दिन बाद किया, 4 दिन बाद आपने पैसा बैंक में क्रेडिट किया। जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 दिन बाद आपने पैसा बैंक में क्रेडिट किया। तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट होगी जिस दिन आपने पैसा बैंक में क्रेडिट किया, जिस दिन पैसा आपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डेट ऑफ बैंक एंट्री। बैंक एंट्री का मतलब होता है बैंक में जिस दिन आपने पैसा क्रेडिट किया। तो आपको पेमेंट का मतलब समझ आया। पेमेंट के केस में 2 सिचुएशन हमको देखना है, क्या बीइंग अ रेसिपिएंट, आपके रेसिपिएंट ने सप्लायर 4 दिन के अंदर अंदर पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया है या नहीं। 4 दिन कहाँ से देखेंगे, जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ वहां से। अगर 4 दिन के अंदर अंदर पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया है तो उस केस में तो आप लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन एंट्री हुआ और पैसा कब बैंक में क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर शैल बी द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे लिखा था 4 वर्किंग डेज। अभी एग्जाम्पल से कराऊंगी, वहां पर आपको समझ आएगी पूरी अच्छी बात और भी डिटेल में। फिर देखो, लेकिन अगर आपने पैसा जो बैंक में क्रेडिट किया है वो 4 दिन के बाद किया, मतलब कि जैसे जीएसटी का रेट आज चेंज हो गया, इसके बाद 4 दिन भी एक्सपायर हो गए, उसके बाद आपने पैसा बैंक में क्रेडिट किया, तो पेमेंट की डेट होगी जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ वो वाली डेट। तो अब आपको पेमेंट की डेट निकालना आ गया। इनवॉइस की डेट आपको ऑलरेडी पता है। अब दोनों को कंपेयर करके हम सेक्शन नंबर 14 से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखेंगे। हालांकि प्रोविजन कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आप सभी मेरे साथ बोलोगे एक बार जय माता दी। पॉजिटिव एनर्जी बार बार गेन करते रहना चाहिए। चलो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 1।
सबसे पहले हेडिंग पढ़ो, कितनी ट्रांजैक्शन है, सीरियल नंबर। और मैम ये तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। बहुत सारी नहीं है, सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन है, बहुत छोटी छोटी हैं। आप सबको मज़ा आएगा करने में, ये मैं बोल रही हूँ कि आप सबको मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो बता देना मेरे को। सीरियल नंबर 1, सप्लाई इज कंप्लीट बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो सप्लाई कब हुई है, रेट चेंज होने से पहले। यहाँ पर चाहे तो आप इसको बना लो, यहाँ पर रेट चेंज हुआ, इससे पहले कुछ घटनाएं घटित हुई और इसके बाद में भी कुछ घटनाएं घटित हुई। तो सप्लाई कब घटित हुई है, रेट चेंज होने से पहले। इनवॉइस इज इशूड बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स। इन्होंने कहा सप्लाई क्या पहले हुई है, हाँ सप्लाई पहले हुई है। इनवॉइस पहले हुआ है, जी नहीं, इनवॉइस पहले नहीं हुआ, यानी कि इनवॉइस आफ्टर हुआ है, इनवॉइस आफ्टर इशू हुआ है, ठीक है। पेमेंट रिसीव बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, नो। क्या पेमेंट पहले रिसीव हुई है, नो। पेमेंट भी बाद में रिसीव हुई है। तो अब जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। दो घटनाएं बाद में हुई हैं और दोनों पैरामीटर कंपेयर करने वाले हैं, तो दोनों में जो पहले घटित हो जाएगा वो होगा। तो आपने कंपेयर किया अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, आफ्टर वाला, मतलब कि न्यू रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अगर आप बच्चे एग्जाम में जो 2 मिनट का टाइम मिलता है, मैं सेक्शन नंबर 14 की अलग से समरी नहीं दूंगी, ये एक समरी है, ये जो मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ ये पूरा एक समरी है। इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, जो 2 मिनट में आप रिवीजन करोगे, जो मैं आपको बोलती हूँ कि 2-2 मिनट लगा के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं 2 घंटे में, तो वो एक यही वाला चार्ट वहाँ पर आपको यूज़ करना है। अब देखो फिर से, सप्लाई कब हो गई, पहले हो गई, इनवॉइस भी पहले हो गया, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो बाद में हुई है। नो का मतलब पेमेंट पहले नहीं हुई, पेमेंट बाद में हुई है, यानी कि 2 घटनाएं पहले घटित हो गई, सप्लाई भी पहले हो गई और इनवॉइस भी पहले हो गया, बट पेमेंट बाद में हुई है। तो इनवॉइस की डेट ही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और कौन से वाला रेट लगेगा, ओल्ड रेट। केस नंबर 3, सप्लाई पहले हो गई और पेमेंट पहले हो गई, यस यस लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों काम पहले हो गए, ये भी काम पहले हो गया, बट इनवॉइस बाद में इशू हुआ। तो 2 घटनाएं पहले घटित हुई, तो पेमेंट की डेट ही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और रेट कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, पहले वाला, मतलब कि ओल्ड रेट। 4, सप्लाई कब हुई है, पहले नहीं हुई, इसका मतलब सप्लाई बाद में हुई है, पेमेंट पहले हुई है और इनवॉइस पहले हुआ है और पेमेंट भी पहले हुई है। यानी कि अब आप क्या करोगे, इन दोनों घटनाओं में कंपेयर करोगे, जो भी आपका पहले होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और ये दोनों घटनाएं पहले हुई हैं, यानी कि पहले वाला जीएसटी का रेट लगेगा, दैट मीन्स ओल्ड रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजैक्शन। केस नंबर 5, सप्लाई बाद में हुई है, हेडिंग दे रखी है देखो ऊपर ही, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख के भी आपको बता रही हूँ। सप्लाई बाद में हुई है, इनवॉइस पहले इश्यू हुआ है, पेमेंट भी बाद में हुई है। 2 घटनाएं बाद में घटित हुई हैं, सप्लाई और पेमेंट। तो पेमेंट की डेट क्या होगा आपका, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट, और न्यू रेट ऑफ जीएसटी आपका लगेगा। अब सप्लाई बाद में हुई, इनवॉइस बाद में आया, पेमेंट पहले हुआ, दोनों घटनाएं बाद में हुई हैं, तो बाद वाला टाइम ऑफ सप्लाई में देखेंगे तो बाद में कौन सी घटना आई है, इनवॉइस की, तो इनवॉइस की डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और बाद वाला यानी कि न्यू रेट ऑफ जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पूरा का पूरा सेक्शन का क्रक्स है ये वाला एग्जाम्पल। एग्जाम में सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, आपको पूरा सेक्शन रिटेन हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ आई। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया ये किसके लिए था, सर्विस के लिए, क्योंकि गुड्स पर क्या लग जाएगी, नोटिफिकेशन 2066/2017। तो ये वाला केस किसका था, सर्विस का। अब एक गुड्स का भी कराऊंगी। ये वाला जो केस होगा आपका, ये वाला केस है आपका गुड्स का, और गुड्स में लग जाएगी नोटिफिकेशन 66/2017।
चलो, अब तो सब आंख बंद करके ही मेरे को आंसर दे दोगे, मुझे पता है। हालांकि आप सबको पता है कि जब गुड्स का केस होता है, नोटिफिकेशन लग जाती है, तो फिर इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट निकल के आएगा। चलो एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जीएसटी का रेट निकालना सीखते हैं। सप्लाई जो आपकी हुई है वो पहले हुई है, हेडिंग पढ़ रही हूँ, इनवॉइस भी पहले इश्यू हुआ है या नहीं, पेमेंट पहले मिली है या नहीं, ये बात के आंसर्स नीचे दे रखे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है और एप्लीकेबल डेट आपको निकालना है। सीरियल नंबर 1, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। क्या सप्लाई पहले हुई है? जी हाँ, सप्लाई पहले हुई है। इनवॉइस इज इशूड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। नो, इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ और पेमेंट भी बाद में इश्यू हुई। अब ये गुड्स का केस है, गुड्स का, तो क्या आपको कंपैरिजन करने की जरूरत है इनवॉइस और पेमेंट को? नो मैम। क्या आपको ये देखने की जरूरत है पहले दो घटनाएं घटित हुई हैं क्या नहीं? नो मैम। आपको सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस की डेट ही निकाल के देनी है, क्योंकि इनवॉइस की डेट ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। तो देखो, इस केस में इनवॉइस की डेट ही आपका आंसर हो जाएगी। इवन हर केस में डेट ऑफ इनवॉइस ही आपका आंसर हो जाएगी। लेकिन एप्लीकेबल डेट ऑफ जीएसटी, तो अब आपको देखना पड़ेगा इनवॉइस रेट चेंज होने से पहले इशू हुआ है या फिर रेट चेंज होने के बाद इशू हुआ है। जिस पीरियड में इनवॉइस इशू हुआ होगा उसी पीरियड का रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो, यहाँ पर इनवॉइस कब इशू हुआ था? आफ्टर में। आफ्टर का मतलब न्यू रेट आपके ऊपर लग गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आओ। सप्लाई पहले हुई, इनवॉइस भी पहले इश्यू हुआ, पेमेंट बाद में हुआ, तो इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन ये बिफोर है यानी कि पहले है, पहले यानी कि ओल्ड रेट जीएसटी का लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ये इसलिए हैं क्योंकि इनसे आपका पूरा एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम वाले डे आप इनको पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में होगी। 3, सप्लाई बाद में हुई, इनवॉइस क्या पहले इशू हुआ? हाँ जी, इनवॉइस पहले इशू हो गया। यहाँ पर पेमेंट भी पहले ही आ गई, लेकिन इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और इनवॉइस पहले इशू हो गया यानी कि ओल्ड रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। यहाँ पर सप्लाई पहले हुई है, इनवॉइस जो इशू हुआ है वो बाद में इशू हुआ है, पेमेंट पहले हुई है, तो इनवॉइस की डेट ही आपका आंसर आ जाएगा। बिफोर मी यानी कि आफ्टर हुआ, तो यहाँ पर देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये इसको ठीक कर लो, देखो, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यस, सप्लाई पहले हो गई। इनवॉइस जो इश्यू हुआ है क्या वो पहले इश्यू हुआ है? नहीं, इनवॉइस तो बाद में इश्यू हुआ है। क्या पेमेंट पहले हुई है? जी हाँ, पेमेंट पहले हुई है। तो इस केस में अब आप मुझे बताइए कि इनवॉइस की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी कि नहीं? जी हाँ, होगी। इनवॉइस बाद में इशू हुआ है तो न्यू रेट आपके ऊपर लगेगा, न्यू रेट ऑफ जीएसटी आपके ऊपर लगेगा। अब आते हैं हम सीरियल नंबर 5 पर। सीरियल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो आपकी सप्लाई हुई है, सप्लाई कब हुई है? क्या सप्लाई पहले हुई है? नो, यानी कि सप्लाई आफ्टर हुई है। क्या इनवॉइस पहले इश्यू हुआ है? जी हाँ, इनवॉइस पहले इश्यू हुआ है। पेमेंट बाद में हुई है? नो, यानी कि पेमेंट आफ्टर हुई है। तो इनवॉइस की डेट क्या होगी? इनवॉइस की डेट होगी, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या होगी? जिस दिन इनवॉइस रेज किया वही डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। और जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? पहले वाला, बिफोर वाला, क्योंकि इनवॉइस पहले इश्यू हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई पहले निकल गया, तो जीएसटी का रेट भी लगेगा ओल्ड रेट। ये न्यू काट दो, ये ओल्ड रेट लगेगा। ये मैं जो आपको शीट दूंगी वहां पर बिल्कुल सही दूंगी। प्लस जो सीएमए का आपका स्टडी मैट है उसमें ये मिस्टेक है, उसमें भी इन्होंने यही लिख रखा है, तो वहां पर भी आप सब करेक्शन कर लेना। वहां पर भी इन्होंने ये चीज़ गलत लिखी हुई है, तो ये चीज़ मेरे नोट्स में आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल सही लिखी मिलेगी। 6,
यहाँ पर बोल रहे हैं क्या सप्लाई पहले हुई है? नो, सप्लाई बाद में हुई है, इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ है और पेमेंट पहले मिली है, पेमेंट पहले मिली है। तो देखो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस की डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगा और जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकला। टाइम ऑफ सप्लाई कब निकला है? आफ्टर, आफ्टर मतलब न्यू रेट, तो न्यू रेट पर निकलेगा आपका टाइम ऑफ, न्यू रेट पर न्यू रेट से लगेगा आपका जीएसटी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई भी आपका आफ्टर में निकल के आया है। तो ये दो मिस्टेक हैं जो कि आपके सीएमए के स्टडी मटेरियल में है, वहां पर आप सब ठीक कर लेना। हालांकि मैं उसको कराऊंगी, क्लास में ही कराऊंगी। अब देखो ये है एक एग्जाम्पल जो आप सभी मेरे साथ डिस्कस करोगे यहाँ पर अभी के अभी। उससे पहले आप सभी एक बार प्यार से बोलोगे जय माता दी। चलो एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल प्यार से करना है, आराम आराम से नहीं कर, आराम आराम से करना है, प्यार से करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी। जो रेट है वो पहले 5% हुआ करता था, यानी कि 1 अगस्त से पहले जो रेट था वो 5% था। 1 अगस्त को रेट चेंज हुआ और रेट चेंज होके 12% हो गया। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 अगस्त को जो रेट था, 1 अगस्त से पहले जो रेट था वो था 5%। 1 अगस्त के बाद जो रेट हुआ है वो है 12%। यानी कि ये हो गया सब कुछ बिफोर में, ये हो गया आफ्टर में। ये इस दिन रेट चेंज हुआ, ये सारा आफ्टर और ये सारा बिफोर। एक एक करके आंसर करोगे आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में। सीरियल नंबर 1, सप्लाई की जो डेट है वो है 10 जुलाई। यानी कि आप सभी बताओ सप्लाई रेट चेंज पहले से होने से पहले अकर हुई है या बाद में अकर हुई है? रेट चेंज अगस्त में हुआ, सप्लाई जुलाई में ही हो चुकी है। मैम सप्लाई तो पहले हो गई है, सप्लाई तो पहले हो गई है, तो बिफोर वाले कॉलम में आप लिख दो सप्लाई पहले हो गई है। ठीक है। अब देखो जो इनवॉइस इश्यू हुआ वो 20/7 को हुआ, यानी कि इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया है, इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया है। ये जो मैं आपको केस करा रही हूँ ये सर्विस का केस समझ लो, सर्विस का केस है। ठीक है। गुड्स के केस में तो सबको पता है इनवॉइस की डेट ही आंसर होती है, बार बार उसको कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया, पेमेंट आई है 10 अगस्त को। 1 अगस्त को रेट चेंज हुआ, 10 अगस्त को पेमेंट आई, यानी कि पेमेंट बाद में आई है। ठीक है। तो 2 घटनाएं पहले घटित हुई हैं, एक बाद में। ये दोनों घटनाएं पहले घटित हुई हैं, सप्लाई की और इनवॉइस की। मैसेज करो क्या हम सप्लाई और इनवॉइस को आपस में कंपेयर करते हैं? यस और नो? नो मैम, हम सप्लाई और इनवॉइस को कंपेयर नहीं करते, इसलिए इनवॉइस की डेट ही आपका आंसर होगी। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा निकल के? 20/7। ठीक है। अब बताओ ये जो आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला ये बिफोर वाले पीरियड को यूज करके निकाला, और बिफोर वाले पीरियड में जीएसटी का ओल्ड रेट कितना था? 5%। नेक्स्ट केस करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2, सप्लाई 10/7। सप्लाई कब हो गई है? बिफोर में हो गई है। इनवॉइस 1 अगस्त के बाद इश्यू किया है, मतलब कि आफ्टर, और पेमेंट भी कब हो गई है? बिफोर में हो गई है, पेमेंट भी बिफोर में हो गई है। अब आप मुझे बताओ इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज मैसेज करो। ठीक है मैम, 2 घटनाएं यहाँ पर एक साथ पहले घटित हो गई, तो इन दोनों घटनाओं में सप्लाई और पेमेंट दोनों ही कंपेयर होने वाले मेजर्स नहीं है, तो पेमेंट की डेट ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। पेमेंट की डेट ही होगा टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। और रेट कौन से वाला निकलेगा? पहले वाला, क्योंकि दोनों घटनाएं पहले हो गई हैं। पहले रेट कितना था? 5%। केस नंबर 3, जल्दी जल्दी करते हैं अब। केस नंबर 3, क्योंकि अब तो समझ आ गया ना, अब तो कुछ पता ही लग गया कि है कुछ नहीं इसमें। 10/7 को क्या हुआ है? सप्लाई हुई है, सप्लाई पहले हो गई। इनवॉइस 5/8 को आया है, 1/8 के बाद, यानी कि 5/8, तो इनवॉइस आफ्टर, पेमेंट भी आफ्टर। ये दोनों घटनाएं बाद में घटित हुई
और पेमेंट और इनवॉइस दोनों को कंपेयर करेंगे या नहीं? यस करेंगे मैम। तो इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में सबसे पहले क्या घटित हुआ? 5/8। 5/8 आपका हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, और ये दोनों घटनाएं बाद में थी, तो बाद का जीएसटी का रेट था 12%। नेक्स्ट केस, सप्लाई बाद में हुई, डेट को देखो, सप्लाई बाद में हुई है। अब बताओ इनवॉइस पहले या फिर बाद में? ए और डी लिख दिया करो, आफ्टर और बिफोर। इनवॉइस तो मैम पहले ही इश्यू हो गया, लेकिन ये जो पेमेंट हुआ है ये बाद में हुआ, पेमेंट बाद में हुआ। तो दो घटनाएं कौन कौन सी बाद में हुई हैं? सप्लाई और पेमेंट। सप्लाई और पेमेंट में कौन सी डेट फिर आपका आंसर बनती है? पेमेंट की डेट। तो 5/8। 5/8 कब हुआ? बाद में। बाद में जीएसटी का रेट क्या था? 12%। 12%। ये मैंने गलत लिख दिया, ये 12 नहीं लिखो, इसको 5 कर लो। मैंने 12 क्यों लिख दिया? मैंने 5 ही बोला होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं पहले घटित हुई थी। तो पेमेंट, ये थर्ड केस, अच्छा नहीं नहीं सही है, सही है। वो मैं ऊपर वाले केस को देख के उसको गलत करने लगी, वो सब सही है, प्लीज उसको भूल जाओ, वो सब सही है, सब सही है। चलो ये केस सबको समझ आया। अब करेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में इन्होंने बोला सप्लाई भी बाद में हुई, इनवॉइस भी बाद में हुआ, क्योंकि 1 अगस्त को रेट चेंज हुआ, 5 सितंबर को इनवॉइस रेज हुआ, दैट मीन्स बाद में हुआ। पेमेंट पहले हो गई, पेमेंट पहले, यानी कि दो घटनाएं बाद में घटित हुई, तो इनवॉइस की डेट ही क्या होगी? आपका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। इनवॉइस की डेट ही इसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट बनेगी, दैट मीन्स 5 सितंबर। बात समझ आई? 5 सितंबर होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, और इसमें जीएसटी का रेट आपका कौन सा वाला लगेगा? जीएसटी का रेट लगेगा न्यू वाला। नेक्स्ट केस, केस नंबर 6, सप्लाई भी बाद में हुई है, इनवॉइस पहले हुआ, पेमेंट बाद में हुआ, तो पेमेंट की डेट ही आपका आंसर हो जाएगी, और जीएसटी का रेट आफ्टर वाला लगेगा, दैट मीन्स 12% लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है ड्यू डेट बताओ। ड्यू डेट किसकी? जीएसटी पेमेंट की ड्यू डेट बताओ। तो जीएसटी पेमेंट की ड्यू डेट तो आप सबको पता है, टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में निकलता है उसके अगले महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होता है, और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। ये कितना आ जाएगा? 20/8। ये कितना आ जाएगा? 20/8। ये कितना आ जाएगा? 20/9। ये कितना आ जाएगा? 20/9। ये कितना आ जाएगा? 20/10। और ये आ जाएगा हमारा 20/9। चलिए ये एग्जाम्पल्स आप सभी को बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद आप आइए एक और एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल की नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ये भी बहुत सिंपल सा है। हालांकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, क्योंकि डेट वगैरह है ना, लॉजिक तो ऐसे कुछ है नहीं, कहाँ से क्लैरिटी दूँ मैं आपको। तो क्लैरिटी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपके माइंड में चीज़ें फिट हो जाए। Mr. X supplied goods to Mr. Y on 28 जनवरी 2020। गुड्स की सप्लाई हुई है, 28 जनवरी को गुड्स की सप्लाई हुई है। जीएसटी का रेट चेंज हो गया, पहले 12% हुआ करता था, बाद में चेंज फ्रॉम 12 to 5। पहले 12% हुआ करता था, बाद में 5% हो गया। किस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ है? 1 जनवरी 2020। तो यही एक डायग्राम सा बना लो, यहाँ पर लिख दो 1 जनवरी 2020 को जीएसटी का रेट चेंज हो गया। पहले रेट हुआ करता था 12%, बाद में रेट हो गया 5%। ठीक है, सप्लाई जो दी है वो 28 जनवरी को दी है, यानी कि रेट चेंज होने के बाद सप्लाई दी गई है, सप्लाई बाद में दी गई है। ठीक है, फिर है मिस्टर एक्स इश्यूड इनवॉइस ऑन 28 अगस्त 2019।
मिस्टर एक्स ने जो इनवॉइस इशू किया है वो 28 अगस्त 2019 को किया है। इनवॉइस इशू हुआ है 28 अगस्त 2019 को, यानी कि अगस्त कब आएगा, ये 2019 है और ये 20 है, यानी कि इनवॉइस तो पहले ही इशू हो गया, इनवॉइस पहले इशू हो गया। एंड पेमेंट इज क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2019। तो यानी कि पेमेंट कितना हो गया, 30 दिसंबर को हो गया, यानी कि पेमेंट भी पहले हो गया है, 2019 है तो पेमेंट भी पहले हो गई। लेकिन आप सभी जानते हो गुड्स का केस है, इनवॉइस की डेट ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो इनवॉइस कब इशू किया गया है, इनवॉइस इशू किया गया है 28 अगस्त को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 28 अगस्त। लेकिन 28 अगस्त कब आ रहा था, पहले वाले पीरियड में आ रहा था, और पहले वाले पीरियड का जीएसटी का रेट क्या था 12%, तो जीएसटी लग गया हमारा 12% से। चलिए, इतनी बात आप सबको समझ आई या नहीं? जैसे आप सब एकदम क्यूटी पाई से स्टूडेंट्स हो, वैसे ही ये क्यूट क्यूट से एग्जाम्पल्स थे। इतनी बात सबको समझ आई ना? चलिए मैम, हम सबको ये सारी बातें समझ आ गई हैं, अब आप आगे बढ़ सकती हो। आपने बोला और मैं अब आगे बढ़ने लगी। एक और एग्जाम्पल मैम, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं करा रहे हो बच्चा, एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टडी मैट के एग्जाम्पल्स हैं, आपके मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट जो पेपर बना रहा है उसकी बुक को छोड़ दोगे क्या? उसकी बुक नहीं छोड़नी, बाकी कुछ भी छोड़ दो। तो उसकी बुक का मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। अगर 10 एग्जाम्पल हैं तो मैं 10 कराऊंगी, और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे आपको क्लैरिटी भी आ रही है। और क्या पता एज इट इज एग्जाम में उठ के आ जाए 4 नंबर का, तो 4 में से 4 आ जाएगा, तब खुश होगे कि मैम आपने बहुत सही किया कि सारे एग्जाम्पल्स कवर करा दिए। एक्स प्राइवेट लिमिटेड engaged in providing taxable service। अभी केस किया था गुड्स का, अब केस किसका है, सर्विस का। तो सेक्शन नंबर 14 तो लगेगा। क्या कोई नोटिफिकेशन लगेगी, यस और नो? नो मैम, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। बाय वे ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक्टिविटी, और ये तो मेरा ही वाला काम कर रहे हैं, ये क्या देते हैं, कोचिंग की सर्विस देते हैं। इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिंस 1 जुलाई टू कोई एक ईयर है 2020 ले लो, 2020 से ये कोचिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विसेज देते हैं। इट हैज फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज, ये सारी डिटेल आपको दे दी। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस किस दिन इशू हुआ है, एक केस में इस दिन इशू हुआ, एक केस में इस दिन इशू हुआ, एक केस में इस दिन इशू हुआ। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड, आपको 3 डेट दे दी पेमेंट की, और 3 ही आपको अमाउंट दे दिए कि कितने कितने अमाउंट की आपको पेमेंट रिसीव हुई है। द डेट ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इन दिस केस इज 1 अक्टूबर 2020 फ्रॉम 12 to 18%। 1 अक्टूबर को ठीक गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले रेट चेंज हो गया। पहले हुआ करता था 12%, अब वो कितना हो गया 18%। ठीक है, These services are rendered in August 2020। सर्विस की सप्लाई कब दी गई है, अगस्त 2020 में। Find the time of supply of services, find the effective rate of tax and find the due date of payment of tax। 3 चीजें तो आपको बतानी है, ये 3 चीजें तो आपको करते करते मेरे साथ पूरा 1.5 आवर हो गया। अब तो आपने इस चीज में पीएचडी कर ली, इतने एग्जाम्पल, इतना लीगल कंटेंट, इतने लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स किए हैं कि ये क्वेश्चन तो अब आपसे विद इन मिनट होगा। चलो, इस क्वेश्चन में जो भी आपको डेटा दे रखा है उस डेटा को मैंने इस टेबल में पुट किया। कैसे पुट किया सिखा देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की मांग याद रखना कि क्वेश्चन की मांग क्या है, उसी के बेसिस पर टेबल बनती है।
अगर टेबल नहीं बनाना चाहो आप अदर फॉर्म में भी अपना आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट टेबल में थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है। सर्विस रेंडर हुई, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि सप्लाई किस दिन दी गई है, सप्लाई दी गई है अगस्त के मंथ में। तो अगस्त के मंथ में सप्लाई दी गई, 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों ट्रांजैक्शन की सप्लाई अगस्त के मंथ में दी गई है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, मैंने भी यहाँ पर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस लिख लिया है, मैंने भी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस यहाँ पर लिख लिया है। डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितने कितने रुपए की पेमेंट हमको रिसीव हुई, ये बात भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, ड्यू डेट। मैम ये पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, देखा जब हम काम की डिटेल उसमें से निकाल लेते हैं फिर हम प्रोविजन चुटकियों में लगा सकते हैं। अब तो आप सब लगा दोगे इसमें 1 मिनट में। टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, तो अब आप एक चीज और लिख लो यहाँ पर कि डेट कब चेंज हुई थी, सॉरी जीएसटी का रेट कब चेंज हुआ था, गांधी जी के बर्थडे से 1 दिन पहले, मतलब कि 1 अक्टूबर को रेट चेंज हुआ था। पहले रेट कितना था, 12% था, बाद में रेट कितना था, 18% था, ठीक है। अब देखो ये जो सर्विस रेंडर हुई है तीनों ही केस में अगस्त के मंथ में हो गई है, यानी कि सप्लाई तीनों ही केस में पहले हो गई है, जी हाँ पहले हो गई है मैम, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो इनवॉइस देखो, पहले वाले केस में इनवॉइस कब इश्यू हुआ, पहले वाले केस में इनवॉइस पहले ही इश्यू हो गया और पेमेंट आफ्टर हुआ। तो इन दोनों में देख लो कौन सी वाली डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, तो इनवॉइस की डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, तो इनवॉइस की डेट है 16/9 आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जीएसटी का रेट कौन से वाला लगेगा, जल्दी से बताओ जीएसटी का कौन से वाला रेट आपके ऊपर लगेगा। मैम जीएसटी का रेट ना बताओ, मैसेज करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जीएसटी का 12% का रेट लग जाएगा और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। जब भी कोई बात समझ ना आए एक बार जय माता दी का नाम ले लिया करो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बिलीव मी। अब देखो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, इसके अगले महीने की 20 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस बाद में हुआ, और ये जो पेमेंट हुई है ये पेमेंट भी मैम बाद में हुई है, दोनों घटनाएं बाद में घटित हुई है और दोनों पैरामीटर इनवॉइस और पेमेंट कंपेयर करने होते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आ रहा है, पेमेंट की डेट, और पेमेंट की डेट जिस दिन हमने निकाली उस दिन जीएसटी का रेट क्या था 18%, और इससे आप निकाल लोगे अगले महीने की 20 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट केस, सप्लाई तो पहले हो गई, यहाँ पर इनवॉइस ठीक गांधी जी के बर्थडे वाले दिन रेज हुआ है, यानी कि 2 अक्टूबर को इनवॉइस रेज हुआ, पेमेंट पहले ही हो गया, तो 2 घटनाएं पहले आ गई ये दोनों, तो पेमेंट की डेट ही आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और जीएसटी का रेट बता दो फटाफट से प्लीज मैसेज करके, प्लीज कि कौन से वाला एप्लीकेबल होगा। 12% होगा मैम, और इससे हम निकाल लेंगे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि 20/10। एक एग्जाम्पल और बचा है, सबसे लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। खुश हो जाओ, तो रोतू सा फेस बना के कोई मत पढ़ा करो, सब हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। हंसोगे मुस्कुराओगे तो माइंड एकदम एक्टिव रहेगा, माइंड हमेशा वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर फेस पे सैडनेस लाओगे तो सोच में पड़ जाओगे, सोचोगे, टेंशन लोगे, माइंड अपने आप बंद हो जाएगा, माइंड फिर काम नहीं करता है। इसलिए हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। एक ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, हालांकि आपकी स्टडी मैट में तो नहीं है, प्लीज कर सब लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके स्टडी मैट में नहीं है बट अदर कहीं पे मुझे मिला है, सीएमई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का आएगा एग्जाम में।
अब बैठ जाओ, अब कहीं मत जाओ, अब सब करो। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी पेमेंट की, याद हो तो अभी पढ़ाई थी कि पेमेंट के केस में अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल किए आपको सिर्फ एक ही डेट क्वेश्चंस में गिवन थी, पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट हर क्वेश्चन में गिवन थी। आपको पेमेंट की डेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि ऑलरेडी आपको पक्की पकाई डेट उन्होंने एक डेट दे रखी थी। लेकिन अगर आपको दो डेट दे दी जाएंगी, पेमेंट किस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई और किस दिन सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाली, अगर आपको दो डेट दे दी जाएंगी तो इन दोनों डेट में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा और जो सबसे पहले आएगी वही आपकी पेमेंट की डेट होगी। मतलब पहले आप पेमेंट की डेट निकालोगे, फिर पेमेंट की डेट से टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे, जैसे अभी तक निकाल रहे थे। लेकिन अभी तक सभी क्वेश्चन में पक्की पकाई पेमेंट की डेट दे रखी थी, बट इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट की डेट निकालनी पड़ेगी। अब देखो, याद करो अपना वो प्रोविजन, बट इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट की दो डेट मिलेंगी। ठीक है, तो अब याद करो वो प्रोविजन, याद करो वो प्रोविजन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कि अब आपको देखना होगा कि जो पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, क्या वो पेमेंट विद इन 4 डेज बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। विद इन 4 डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट, जिस दिन रेट चेंज हुए उससे 4 दिन के अंदर अंदर क्या ये जो पेमेंट है ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। अगर ये पेमेंट 4 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई होगी तो आप अपना नॉर्मल प्रोविजन लगाओ। पेमेंट की डेट, सॉरी पेमेंट की जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डाली वो डेट, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट क्रेडिट किया विच इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई आफ्टर 4 वर्किंग डेज, रेट चेंज होने से 4 वर्किंग डेज के बाद पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो उस केस में आपकी पेमेंट की डेट होगी जिस दिन पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको कंपैरिजन नहीं करना, सीधे क्रेडिट वाली डेट ही आपकी पेमेंट की डेट होगी, सीधे क्रेडिट वाली पेमेंट की डेट ही आपकी डेट होगी। देखो, अब एक केस बना जहां पर आप विद इन 4 डेज पैसा बैंक में क्रेडिट कर रहे हो। एक केस बना जहां पर आप विद इन 4 डेज में पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं कर रहे हो। तो जहां पर आप विद इन 4 डेज में पैसा आप क्रेडिट कर रहे हो वहां तो ओल्ड प्रोविजन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जहां पर आपने 4 डेज में पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा रेसिपिएंट, तो सप्लायर अब आप जिस दिन पैसे को बैंक में क्रेडिट करोगे, जिस दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी। मतलब यहाँ पर आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बात समझ आ गई कि क्वेश्चन किस चीज पर फोकस्ड है। ये क्वेश्चन पेमेंट पर फोकस्ड है। अभी तक सारे क्वेश्चन में एक ही डेट आपको पेमेंट की दी थी, बट यहाँ पर मैंने 2 डेट पेमेंट की डाल दी, तो इसलिए आपका थोड़ा सा काम बढ़ गया। कोई काम वाम नहीं बढ़ा, बस पेमेंट की तो डेट निकालनी है। जैसे ही आपके हाथ में पेमेंट की डेट आ गई, टाइम ऑफ सप्लाई तो अपने पहले वाले तरीके से निकलना ही है। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Example, AX Private Limited provides consultancy services as on 26/3/2020। सर्विस किस दिन दी जा रही है? 26/3/2020 को सर्विसेज दी जा रही हैं। The company received an account pay check। The company received an account pay check। कंपनी ने रिसीव किया है एक अकाउंट पे चेक ऑफ ₹1 लाख एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को कंपनी को एक अकाउंट पे चेक मिला। ठीक है, द सेड चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे एंड ऑल्सो एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेम चेक को सेम डे यानी कि 31 मार्च 2020 में ही ये जो चेक है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री
में डाल दिया गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री सप्लायर ने किस दिन डाली है? 31 मार्च 2020 को। तो आपको पेमेंट की एक डेट पता लग गई, कौन सी वाली? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट ने एंट्री डाली, प्लस सप्लाई की डेट आपको पता लग गई। रेट ऑफ जीएसटी चेंज्ड विद इफेक्ट 1/4/2020 एट रेट 18% फ्रॉम 5%। 1 अप्रैल को जो जीएसटी का रेट था वो चेंज हो गया। पहले 5% हुआ करता था, बाद में 18% हो गया। कुछ इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1/4/2020 को संडे था, 6/4/2020 को पब्लिक हॉलीडे है। इसका मतलब ये दोनों ही कैसे डेज हैं? नॉन वर्किंग डेज। नॉन वर्किंग डेज हैं, ये वर्किंग डेज नहीं है। ये दोनों कैसे डेज हैं? नॉन वर्किंग डेज। नोट, इनवॉइस इज इशूड ऑन 10/4/2020। इनवॉइस की डेट भी आपको दे दी कि इनवॉइस कब इशू हुआ। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। ये जो नीचे 3 केस आपको दे रखे हैं, इसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। इन 3 केसेस में अब आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसमें से जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको अलग से एक पेज पर लिख लेती हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास जगह नहीं है। जो भी काम की इंफॉर्मेशन है मैं उसको अलग से लिख लेती हूँ। चलिए, क्वेश्चन में हमको जो जो दे रखा था वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आपको क्वेश्चन में दे रखी थी सप्लाई की डेट, की सप्लाई किस दिन हुई? तो सप्लाई हुई थी 26 मार्च 2020 को। ये सप्लाई हुई थी 26 मार्च 2020 को। ये देखो, दिखा देती हूँ। 26 मार्च 2020 को सप्लाई हुई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री हुई है 31 मार्च 2020 को। इस चीज को भी लिख लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री कब हुई है? पेमेंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब हुई है? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई, एक ये इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद इन्होंने बोला था कि रेट चेंज हुआ था। रेट चेंज हुआ था। रेट चेंज कब हुआ था? रेट चेंज हुआ था 1 अप्रैल 2020 को रेट चेंज हुआ था। पहले जो रेट था वो था 5% और जो बाद में रेट हो गया है वो रेट हो गया है 18%। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनवॉइस किस दिन इश्यू हुआ, वो वाली डेट, कि इनवॉइस किस दिन इश्यू हुआ। उस चीज को भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इनवॉइस की जो डेट है, इनवॉइस की डेट है 10 अप्रैल 2020। 10 अप्रैल 2020 को इनवॉइस इश्यू हुआ है। ये सिस्टम हैंग कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए वेट कर लो। टेक्निकल चीजों का ना कुछ नहीं पता होता कब इनमें क्या हो जाता है। चलो, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की जो डेट है फिर से लिख रही हूँ, 10 अप्रैल 2020 आपको इनवॉइस की डेट दे रखी है। और इन्होंने 2 छोटी छोटी डिटेल और दे रखी थी कि संडे को हॉलीडे है। संडे को तो वर्किंग डे नहीं होता, संडे था 1/4 का, 1/4/2020 को संडे है। प्लस इन्होंने एक डिटेल और दे रखी है कि पब्लिक हॉलीडे था, पब्लिक हॉलीडे था 26/4/2020 को। इतनी डिटेल इन्होंने आपको दे रखी है क्वेश्चन में। मैंने सारी डिटेल पहले क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट कर ली है और यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे। हैंग हो रहा था, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से फिर से इसको नोट डाउन पूरा कर दिया है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है प्रॉपर कि आपको सप्लाई की डेट दे रखी है, आपको पेमेंट की डेट दे रखी है। पेमेंट की डेट उस दिन की जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाली, रेट चेंज इस दिन हुआ है। इनवॉइस की डेट आपको दे रखी है, संडे की डेट आपको दे रखी है, पब्लिक हॉलीडे किस दिन था वो डेट आपको दे रखी है।
ये सारी डेट आपको दे रखी है, ठीक है। उन्होंने बोला था फर्स्ट पार्ट में कि पेमेंट क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में 15/4/2018 को। पेमेंट कब क्रेडिट हुई है? पेमेंट क्रेडिट हुई है, 3 केस थे ना, 3 केस हमको सॉल्व करने थे। तो पहले केस में उन्होंने बोला कि अगर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई हो 15 अप्रैल 2020 सॉरी, तो अब आप बताइए इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लस इस केस में जीएसटी का कौन से वाला रेट एप्लीकेबल होगा। चलो पहले के वाला केस सॉल्व करते हैं। तो अब आप सब मेरे को बताओ पेमेंट की डेट की पहले बात कि पेमेंट की डेट क्या होनी चाहिए। रेट चेंज कब हुआ है? रेट चेंज हुआ है 1 अप्रैल को। रेट चेंज हुआ है 1 अप्रैल को। क्या 1 अप्रैल से 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है? नो मैम, 1 अप्रैल के बाद तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में, यानी कि 4 दिन के बाद हुई है। और जब 4 दिन के बाद पेमेंट अगर बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो पेमेंट की डेट को हम कंपेयर नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री वाली डेट से। उस केस में पेमेंट जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई वही डेट मान ली जाती है पेमेंट की डेट। तो इस वाले केस में पेमेंट की डेट आपकी क्या हो गई? 5/4/2020 ही आपकी पेमेंट की डेट हुई, ठीक है। पेमेंट की डेट मैम हम सबको निकालना आ गई। अब वही अपना डायग्राम सा बना लो। 1/4 को रेट चेंज हुआ, बिफोर और आफ्टर देख लो। सप्लाई कब हुई है? सप्लाई हुई है 26 मार्च को, यानी कि सप्लाई पहले हो गई, ठीक है। पेमेंट कब हुई है? पेमेंट की डेट आपको पता है, यही लेंगे। पेमेंट हुई है आफ्टर, पेमेंट हुई है आफ्टर 15/4 को, क्योंकि रेट चेंज तो 1/4 को हुआ है, रेट हुई है, और ये जो पेमेंट हुई है ये हुई है 15/4 को। इनवॉइस कब हुआ है? इनवॉइस हुआ है 10/4 को। इनवॉइस इशू हुआ है 10/4 को, यानी कि इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है। तो 2 घटनाएं बाद में घटित हुई हैं। ये वाली घटना 15/4 को घटित हुई है और ये वाली घटना 10/4 को घटित हुई है। अब आप सबको पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, इन दोनों में से जो घटना पहले आ रही होगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो जल्दी से मेरे को मैसेज करके बताओ कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में। इस केस में मैम टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10 अप्रैल, ठीक है। बाद में तो जीएसटी का भी कौन से वाला रेट लगेगा? न्यू वाला, दैट मीन्स 18%। पहला केस सबको समझ आया या नहीं? जी मैम आ गया। एक बार समराइज कर देती हूँ। आपको सबसे पहले देखना था कि पेमेंट विद इन टाइम हुई है या नहीं हुई। विद इन टाइम मतलब 4 दिन के अंदर अंदर हुई है कि नहीं हुई जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ। हाँ, 4 दिन के अंदर अंदर हुई है। अगर 4 दिन के अंदर अंदर हुई है तो फिर आप कंपैरिजन करोगे पेमेंट की डेट जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर शैल बी द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन यहाँ पर 4 दिन के बाद पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ, इसलिए मैंने कंपैरिजन नहीं किया। डायरेक्ट जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वही डेट मेरे पेमेंट की डेट बन गई। फिर मैंने 3 इवेंट ले ली, सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट। तीनों को देख लिया कौन सी साइड 2 इवेंट आ रही है। जिस साइड 2 इवेंट आई थी वही साइड में से जो घटना पहले घटित हुई थी वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन गया, और उसी दिन का जो जीएसटी का रेट था नया वाला वही मेरा जीएसटी का रेट एप्लीकेबल हो गया। केस 2 मैं यहाँ पर करूंगी। केस 2 में इन्होंने बोला हुआ है कि जो पेमेंट क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट अगर हुई हो 7 अप्रैल 2020 को, तब बताइए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा और जीएसटी का रेट क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे आप बताओगे कि पेमेंट की डेट क्या आएगी। पेमेंट की डेट क्या होगी आप मेरे को ये बताओगे। तो सबसे पहले देखो कि जो पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है क्या वो विद इन 4 डेज में हुई है कि नहीं, वो विद इन 4 डेज में क्रेडिट हुई है कि नहीं। रेट चेंज होने से, रेट चेंज किस दिन हुआ था? 1/4/2020 को।
पेमेंट किस दिन क्रेडिट हुई बैंक अकाउंट में? 7/4/2020 को। अब देखो यहाँ पर देखो 1/4 को तो रेट चेंज हुआ था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। इस दिन था संडे, यानी कि नॉन वर्किंग डे था। ये भी वर्किंग डे था, ये भी वर्किंग डे था, ये भी वर्किंग डे था, ये भी वर्किंग डे था। 6 तारीख को था पब्लिक हॉलीडे, यानी कि ये नॉन वर्किंग डे था। पेमेंट बैंक में हुई है 7 तारीख को क्रेडिट। जिस दिन रेट चेंज हुआ उससे 4 वर्किंग डे के अंदर अंदर पेमेंट बैंक में क्रेडिट हुई या नहीं, ये बताओ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इन 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट बैंक में क्रेडिट हुई है क्या? नो मैम, इन 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट बैंक में क्रेडिट नहीं हुई, यानी कि बियॉन्ड 4 डेज बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है। जब पैसा बियॉन्ड 4 डेज बैंक में क्रेडिट होता है तो आप सबको पता है हमको कंपैरिजन नहीं करना। जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट वाली डेट ही आपकी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। वो क्रेडिट वाली डेट ही आपकी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको आगे लिख देती हूँ कि पेमेंट की डेट आपकी क्या निकल के आएगी? 7/4/2020। फिर से आप अपना डायग्राम बना लो, बिफोर आफ्टर, ठीक है। सप्लाई पहले हो गई थी, इनवॉइस आफ्टर इशू हुआ है, इनवॉइस आफ्टर इशू हुआ था, पेमेंट भी आफ्टर हुई है, पेमेंट भी आफ्टर हुई है, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है। इनवॉइस की डेट है 10/4 और पेमेंट की डेट है 7/4। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? 7/4। टाइम ऑफ सप्लाई होगा 7/4 और जीएसटी का कौन से वाला रेट लगेगा? नया वाला, यानी कि 18%। चलो अब एक लास्ट केस और बचा इसमें, केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। थोड़ा सा ये पीडीएफ फाइल खोल रखिए, इसमें पेज जगह नहीं है अभी मेरे पास, यहाँ साइड में कर देती हूँ, छोटी सी बात है। ये बोल रहे हैं अगर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई हो, पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई हो 7 अप्रैल 2020 को, 7 अप्रैल 2, ये वाला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, सॉरी लास्ट केस जो हमारा बचा है वो सॉरी 5 अप्रैल। अगर पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो 5 अप्रैल 2020 को, तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और जीएसटी का कौन से वाला रेट लगेगा? और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। देखो अब देखो, जीएसटी का जो रेट चेंज हुआ था वो 1/4 को हुआ था। जीएसटी का रेट चेंज हुआ था 1/4 को। कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर। ये कलर ले लेते हैं। अब देखो जीएसटी का जो रेट चेंज हुआ, आप मुझे बताओ क्या ये विद इन 4 वर्किंग डेज में हुआ या नहीं? जी हाँ मैम, जीएसटी का जिस दिन रेट चेंज हुआ उससे 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जब पैसा 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो उस केस में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। पेमेंट जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई वो डेट, और जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लायर ने एंट्री डाली वो वाली डेट, whichever is earlier shall be the date of payment। तो इन दोनों में कौन सी घटना घटित पहले हो रही है? 31 मार्च या फिर 5/4/2020? मैम पहले घटना घटित हो रही है 31 मार्च। 31 मार्च वाली घटना पहले घटित हो रही है, तो इसकी वजह से जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगी, सॉरी जो पेमेंट की डेट निकल के आएगी वो क्या आएगी? पेमेंट की डेट निकल के आएगी 31 मार्च 2020। ठीक है, पेमेंट की डेट आ गई, इनवॉइस की डेट और सप्लाई की डेट आपको ऑलरेडी पता है।
सप्लाई भी पहले हो गई थी, पेमेंट भी रेट चेंज होने से पहले हो गई इस केस में। लेकिन इनवॉइस आफ्टर में इशू हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब दो घटनाएं घटित हुई है। तो दो घटनाएं कब घटित हुई हैं? रेट चेंज होने से पहले, रेट चेंज होने से पहले। तो पेमेंट की डेट ही आपका आंसर होगा, और पेमेंट की डेट क्या है? 31 मार्च 2020। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा 31 मार्च 2020। और जीएसटी का कौन से वाला रेट लगेगा? पहले वाला, ओल्ड रेट, यानी कि 5%। जीएसटी का रेट लगेगा पहले वाला, ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, अब ये बात आप सबको समझ आई या फिर नहीं आई? जी मैम आ गई। कोई भी डाउट हो आप सब मेरे को वॉइस मैसेज कर देना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो गया। बस अभी मेरा ICAI का जो ICMAI का जो मॉड्यूल है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर फॉलो नहीं कराया है, वो आपको यहाँ पर फॉलो नहीं कराया है, क्योंकि ये वाली क्लास ऑलरेडी हमारी 2 आवर की हो चुकी है, 2 आवर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी।